Hello friends, once again welcome to DK Sir Competitive English classes, and today I'm going to teach you the second part of the same topic, that is based on confusion words and homophones. मैंने आपको बताया था कि ये पूरा चैप्टर 4 वीडियोस में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया था। ये उसी चैप्टर का सेकंड वीडियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कन्फ्यूजन वर्ड्स हैं, होमोफोन्स हैं, इनको हम क्यों पढ़ें, ये किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो आपके फिलर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो फिलर्स होते हैं, जो आपके कन्फ्यूजन वर्ड्स के तौर पे जो पूछे जाते हैं, या जो आपके क्लोज टेस्ट होते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चंस ज़्यादातर इन्हीं से आते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो आपने पढ़ लिया होगा, कई सारे वर्ड सीखने को मिले होंगे। ये उसी का दूसरा वीडियो है। इसके बाद में 2 वीडियो और अपलोड किए जाएंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। सेंटेंस दिया है, सेंटेंस को पढ़ना है, और सेंटेंस को पढ़ने के बाद में उसकी टोन पे जाना है। टोन के बारे में सोचना है, इसकी टोन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर इसकी टोन पॉजिटिव हुई तो उसी पॉजिटिव टोन के हिसाब से आपको उसी ऑप्शन से पॉजिटिव वर्ड ढूंढना पड़ता है। अगर टोन नेगेटिव है तो नेगेटिव टोन वाला ही कोई सेंटेंस आएगा, और यदि कोई सेंटेंस हमारा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल वाला कोई वर्ड आएगा। ठीक है। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, डेरिक लेड हिज हॉर्स टू द रिवर एंड रब्ड इट्स बैक विद अ स्पेस दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, while making it bath। इस सेंटेंस को पहले समझिए और बताइए। ये जो ब्लैंक के लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वायर, क्वायर, कोड, कोड, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भरा जाएगा आपके हिसाब से। चलो पहले सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं, सेंटेंस को जान लेते हैं। यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। डेरिक लेड हिज हॉर्स, डेरिक एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पर। डेरिक लेड हिज हॉर्स, यानी जो डेरिक था अपने घोड़े को ले गया, टू द रिवर, नदी की तरफ, यानी उसको नदी की ओर ले गया या नदी को ले गया। एंड रब्ड इट्स बैक, और वहाँ उसने क्या किया, एंड रब्ड इट्स बैक, उसकी पीठ को रगड़ा। रब्ड मतलब रगड़ना होता है। इट्स ये घोड़े के लिए आया हुआ है, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। बैक माने पीठ होता है, और उसने उसकी पीठ को रगड़ा विद अ क्वायर, क्वायर, कोड, कोड, कोड से या इन्हीं 4 में से किससे रगड़ा, वाइल मेकिंग इट बाथ, उसको नहलाते समय। यानी कहने का मतलब ये है, डेरिक अपने घोड़े को नदी में ले गया और उसकी पीठ को रगड़ रहा है नहलाते समय। किससे रगड़ेगा। अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वायर, क्वायर, कोड एंड कोड। इन चारों पहले मतलब समझेंगे, तभी यहाँ समझ पाएंगे इसका मतलब क्या होता है। चलो पहले समझते हैं क्वायर मीन्स क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वायर्स। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। इसका मतलब देखो यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, इस क्वायर का मतलब। तो एक गायकों का जो समूह होता है, वहाँ पर एक क्वायर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे उससे कोई सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे इस क्वायर को भरें तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स, तो उसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बैठा, तो ये वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वायर, इसका मतलब क्वायर क्या होता है, इसका मतलब होता है नारियल का एक स्क्रबर होता है। क्या होता है, एक नारियल का स्क्रबर, जिससे रगड़ा जाता है। बहुत ही एक रफ होता है, नारियल का बना हुआ, उसके रेसेस से बना हुआ होता है, जो पीठ इत्यादि को रगड़ने के लिए काम आता है, बॉडी को रगड़ने के लिए काम आता है। जैसे देखा होगा कुछ लोग जानवरों को नहलाते हैं तो बहुत हार्ड सा कोई क्वायर लेते हैं नहलाने के लिए, ताकि उनका पूरी बॉडी साफ हो जाए। ठीक है। तो क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे, स्क्वायर का मतलब लिख लो। स्क्वायर का यहाँ पे मतलब होता है आ स्क्रबर, स्क्रबर, आ स्क्रबर, SC है यहाँ पर, आ स्क्रबर ऑफ कोकोनट। कोकोनट एक कोकोनट का स्क्रबर होता है। ठीक है। तो गाइज आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। चलो आगे और बढ़ लेते हैं।
इस कोड का मतलब होता है द वायर ऑफ गिटार। इसका मतलब क्या होता है? द वायर ऑफ गिटार। गिटार का जो वायर होता है, गिटार का जो तार होता है, उसको हम बोलते हैं कोड। क्या इसको बोलेंगे? कोड, द वायर ऑफ गिटार। और इस कोड का मतलब क्या होता है? इसका तो पता ही होगा, इसका मतलब होता है रोप, ROPE, रोप मीन्स रस्सी या रस्सा। तो उसके लिए हमारा कोड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, क्वायर अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स नहीं होगा। क्वायर स्क्रबर होता है, एक नारियल का बना हुआ स्क्रबर होता है जो बॉडी इत्यादि को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेटा क्वायर का प्रयोग किया जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है ना? इस कोड का मतलब होता है द वायर ऑफ गिटार। गिटार का जो वायर होता है उसके लिए आता है ये वर्ड। इस कोड का मतलब होता है रोप। सो गाइज आपको आंसर मिल गया। डेरिक लेड हिज हॉर्स। डेरिक अपने घोड़े को ले गया टू द रिवर, रिवर को, एंड रब्ड इट्स बैक, और उसने इसकी पीठ को रगड़ता है विद अ क्वायर, एक क्वायर से, एक नारियल के स्क्रबर से, वाइल मेकिंग इट बाथ, इसको नहलाते समय। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वायर। बाकी का मतलब हमने सब बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। जॉकी कंट्रोल्ड द हॉर्स पुलिंग इट्स ब्राइडल, ब्रेडल, ब्रेडल। ठीक है, 3 वर्ड यहां पर दिए हुए हैं। जॉकी कंट्रोल्ड द हॉर्स पुलिंग इट्स स्पेस ब्राइडल, ब्रेडल, ब्रेडल। ये हमारा होमोफोन था। अब जॉकी का मतलब समझ लें। जॉकी का मतलब वो होता है जो प्रोफेशनल राइडिंग होता है, जो राइडिंग करता है, रेसिंग करता है, घोड़ों को दौड़ाता है, उसको हम जॉकी बोलते हैं। कंट्रोल्ड मतलब उसने कंट्रोल किया, नियंत्रित किया। द हॉर्स, घोड़े को, पुलिंग इट्स, पुलिंग मतलब खींच करके, इट्स माने इसकी यानी घोड़े की, यानी घोड़े कोई ऐसी चीज़ है उसको खींच करके जॉकी ने उसे कंट्रोल किया है। तो उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉरी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्राइडल, ब्रेडल, ब्रेडल। अब आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा। चलो एक तरफ से देखते हैं। अगर हम इस ब्राइडल की बात करें तो ये हमारा जो ब्राइडल है ये एक ब्राइड से संबंधित है, दुल्हन से संबंधित है। इसका मतलब होता है इसने, आप देखो ब्राइडल मेकअप होता है या ब्राइडल ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ब्राइडल अरेंजमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए वर्ड लाया हुआ है। ये वर्ड का प्रयोग हम ब्राइडल, एक दुल्हन के संबंधित में किया जाता है ब्राइडल। तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं हुआ इस वर्ड का, लिख लो। दिस वर्ड इज यूज्ड रिलेटेड टू ब्राइडल, ठीक है, एक ब्राइडल से संबंधित इसका प्रयोग किया जाता है, एक एडजेक्टिव है ब्राइडल, BRIDDLE। इसका मतलब होता है, इसका मतलब यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल, टू कंट्रोल। अब आप देखें यहां पे सेंटेंस में कंट्रोल पहले से दिया हुआ है तो दोबारा कंट्रोल यहां आएगा नहीं, ठीक है, सेम सेंस बार बार आएंगे नहीं। फिर आगे देखते हैं ब्राइडल, BRIDLE। व्हाट द मीनिंग ऑफ ब्राइडल? इट मीन्स, इसका मतलब यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है रेन, REIN, रेन, ठीक है ना, REIN, रेन। रेन का मतलब होता है आपका, रेन का मतलब होता है आपका लगाम। इसका मतलब क्या होता है? लगाम। तो यहाँ पे लगाम को उसने खींचा है, तब घोड़ा को उसने क्या किया? कंट्रोल किया है। ब्रिडल मतलब होता है लगाम। लगाम आप समझते हैं, लगाम इज जस्ट लाइक अ रोप दैट इज पुट ऑन द माउथ ऑफ द हॉर्स एंड इट इज यूज्ड व्हेन एनी राइडर, व्हेन एनी जॉकी वांट टू कंट्रोल इट, दैट इज कॉल्ड ब्रिडल। ओके, इसको हम ब्रिडल बोलते हैं। इसका मतलब लगाम होता है। लगाम एक रस्सी की तरह होता है जो घोड़े को यहाँ हमारे नाक में लगा दी जाती है घोड़े को, और उसको जब खींचा जाता है तो घोड़ा रुक जाता है, उसी को हम लगाम बोलते हैं। तो यहाँ पे इस ब्राइडल का प्रयोग किया जाएगा, लगाम का प्रयोग किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो ब्राइडल ये दुल्हन से संबंधित है। ब्राइडल का मतलब कंट्रोल होता है, रिपीट वर्ड यहाँ आएगा नहीं। इस ब्राइडल का मतलब होता है लगाम। आई होप यू गॉट इट। चलो आगे बढ़ा, देखते क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है टुडे आई मिक्स्ड सम कलर्स इन स्पेस, पैलेट, 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 पैलेट। अब देखो यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हुए हैं। सेंटेंस को पहले समझते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस, उसके बाद में ये जो 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, पैलेट, 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 इनमें से एक वर्ड आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। सेंटेंस को पहले ध्यान से समझेंगे। टुडे आई मिक्स्ड, आज मैंने मिक्स किए,
सम कलर्स, यहाँ पे कुछ कलर्स की बात हो रही है और कलर्स को मिक्स करने की बात हो रही है। इन माने में कहाँ मिक्स करेगा, कहता है टुडे आई मिक्स सम कलर्स इन, आज मैंने कुछ कलर्स को मिक्स किया। अब कलर्स को कहाँ मिक्स किया जाता है आपको डिसाइड करना है इन्हीं 5 वर्ड्स में से। चलो अब इन 5 वर्ड्स को समझने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है इनका मतलब जान लें, तभी यहाँ पे इसे इंसर्ट कर पाएंगे। ओके सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं। पैलेट का मतलब, पहला जो वर्ड ये पैलेट है इसका मतलब होता है द अपर पोर्शन ऑफ द माउथ, ये तालू होता है ऊपर का हिस्सा, दैट इज कॉल्ड पैलेट। इट इज द अपर पोर्शन ऑफ द माउथ और यू कैन से दिस इज द रूफ ऑफ द माउथ। ठीक, ऊपर की जो रूफ होती है, छत होती है, जिसको हम तालू बोलते हैं, उसका मतलब होता है पैलेट। क्लियर हो गया? इसका मतलब यहां पे लिख लो अपर रूफ ऑफ द माउथ, अपर रूफ ऑफ द माउथ। तो यहां पे कलर को हम इस पैलेट में, तालू में तो मिक्स नहीं करेंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, बट इसका मतलब आपने जान लिया, द अपर रूफ ऑफ द माउथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैलेट। ये हमारा क्या है, ये वर्ड हमारा गन्स के लिए यूज किया जाता है। पैलेट गन्स होती है हमारी, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में पैलेट गन्स। पैलेट गन्स मेनली देखा होगा अभी पिछले साल 1-2 साल पहले की बात है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे जो सोल्जर्स लोगों ने इसको यूज करते थे। ये हमारी जो इसकी बुलेट्स होती थी बहुत ही ठोस रबड़ की बनी हुई होती थी। ठीक है, तो उन्हीं रबड़ की बनी थी जो हमारे बॉडी में जाके घुस जाती थी और हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बट वो बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी पे प्रहार करती थी। तो ऐसी गन्स को, ऐसे जो बुलेट्स को होती थी, उसी को हम बोलते थे पैलेट गन्स का प्रयोग किया गया। तो वो वर्ड यहाँ पर पैलेट से संबंधित, तो इसका मतलब होता है पैलेट गन से संबंधित होता है। तो इसमें भी कलर्स का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी वर्ड यहाँ पे सटीक नहीं बैठा, बट इसका मतलब आपको पता चल गया, इसका मतलब पैलेट गन से लिया गया है। आगे बढ़ते देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैलेट। जी हाँ, इट इज योर आंसर, इट इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है अ स्लैब, ये एक प्रकार का स्लैब होता है। दिस इज कॉल्ड अ slab for mixing, a slab for mixing the colors, कलर्स को मिक्स करने के लिए जिस हम स्लैब का प्रयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड पैलेट। ओके, दिस इज यूज्ड टू मिक्स द कलर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्लैब फॉर मिक्सिंग कलर्स, और यू कैन से इट इज कॉल्ड पैलेट। क्लियर हो गया? तो पैलेट द अपर रूफ, ओके, ऑफ द माउथ, पैलेट द पैलेट गन्स एंड इट इज द स्लैब टू मिक्स द कलर्स। तो दिस इज योर आंसर हियर, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पैलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेट हियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेट? इट इज द मैट्रेस, यू नो द स्ट्रॉ मैट्रेस। गाँव वगैरह में देखा होगा जो हमारे धान पैडी होते थे, तो पैडी का जो पैरा निकलता था जिसको स्ट्रॉ बोलते थे, उसकी लोग क्या करते थे, गुथ करके उसमें रस्सियाँ छोटी मोटी बांध करके वो लोग मैट, एक चटाई बनाते थे। तो उसी चटाई को हम बोलते थे पैलेट। इसको हम क्या बोलते थे? पैलेट। जी हाँ, इसका मतलब लिख लो, इसका अर्थ मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्ट्रॉ बिल्ट मैट, स्ट्रॉ बिल्ट मैट इज कॉल्ड पैलेट। ठीक है, स्ट्रॉ मतलब एक पायल की, और बिल्ट माने बनी हुई, मैट माने चटाई। ऐसी चटाई जो खरपतवार या पायल की बनी हुई होती थी, उसी को हम बोलते थे पैलेट। क्लियर है? तो पैलेट 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 पैलेट, 4 का मतलब समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वर्ड बचा हमारा पायलट। हमारी उस पायलट की बात नहीं हो रही, PILOT पैलेट। वो क्या होता है? ये एविएटर होता है जो प्लेन इत्यादि को उड़ाता है। तो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, इसकी स्पेलिंग हमारी डिफरेंट है, PIOLET। ये हमारा पायलट क्या होता है? दिस इज द पर्सन दैट क्लाइम्स अप द माउंटेन्स, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो माउंटेनियर्स। जिसको हम लोग माउंटेनियर्स बोलते हैं, उसी को हम पायलट बोलते हैं। तो पायलट कैन बी द सिनोनिम फॉर द माउंटेनियर्स। इट डिराइव्स द वर्ड फॉर दैट पर्सन हु क्लाइम्स अप द माउंटेन्स फॉर द एंजॉयमेंट। जो एंजॉयमेंट के लिए हमारे माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हैं, उन पे चढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पायलट। ओके, सो पायलट तालू हो गया। पैलेट, ये पैलेट गन्स के लिए आता है, इसका पैलेट
स्लैब हो गया कलर मिक्स करने के लिए, इस पैलेट का मतलब मैट्रेस हो गई स्ट्रॉ की, और ये हमारा माउंटेनियर हो गया। तो सारे वर्ड आपके कंप्लीट हो गए, मतलब भी आप समझ गए, तो ये इसका यहाँ पे आंसर था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है नंदू वॉज बिकॉज ऑफ लोअर कैस्ट। इसको हम प्रोनाउंसिएशन समझ लें, इसको हम कास्ट नहीं पढ़ेंगे। कास्ट मतलब ढालना होता है, जब किसी जाति की बात होती है, जब उसको लिखते हैं तो उसको वो क्या बोलते हैं, कैस्ट। व्हाट इज योर कैस्ट, आपकी जाति क्या है, तो कैस्ट बोलेंगे ना कि कास्ट। तो देखो क्या लिखा है, नंदू वॉज स्पेस बिकॉज ऑफ लोअर कैस्ट। नंदू जो नंदू था यहाँ पे लोअर कैस्ट की वजह से परसिक्यूटेड, उसका उत्पीड़न किया गया, प्रोसिक्यूटेड या उस पर मुकदमा चलाया गया। अब देखिए यहाँ पर इस ब्लैंक को भरने के लिए आपके लिए दो वर्ड दिए हुए हैं। पहला वर्ड देखो यहाँ पे दिया हुआ है परसिक्यूटेड, जिसका मतलब होता है उत्पीड़न करना, टैम्पर्ड करना या किसी को हनन पहुंचाना। और नेक्स्ट देखो वर्ड नीचे तो दिया, इसका मतलब होता है प्रोसिक्यूटेड, इसका मतलब होता है किसी पे अभियोग चलाना या किसी पर मुकदमा इत्यादि चलाना। अब इन दो वर्ड में से यहाँ वर्ड आपको इंसर्ट करना है। अब आप बताएं कौन सा वर्ड आप इंसर्ट करेंगे। भाई नंदू की अगर कैस्ट अगर लोअर है तो उस पर मुकदमा चलाने कोई औचित्य नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ा ना कोई किसी कैस्ट अगर लोअर है तो उस पर कोई मुकदमा चला देगा, नो। तो इसका मतलब यहाँ है नंदू वॉज परसिक्यूटेड, यहाँ पे पहला वर्ड आ जाएगा नंदू वॉज परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ लोअर कैस्ट, यानी कि नंदू को प्रोसिक्यूटेड किया गया, यानी नंदू का उत्पीड़न किया गया, नंदू को जाति धर्म के आधार पर उसे सताया गया बिकॉज ऑफ लोअर कैस्ट, एक लोअर कैस्ट की वजह से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पहला वर्ड इंसर्ट किया जाएगा, और इस प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है, इसका मतलब भी लिख लो, इसका मतलब होता है टू इम्पोस्ट, इसका नीचे वाला मतलब लिखो, टू इम्पोस्ट एलिगेशंस, एलिगेशन, टू इम्पोस्ट एलिगेशन, ठीक है ना, किसी पे दोष मर देना या किसी पर मुकदमा चलाना, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूटेड। उसको क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूटेड। एंड फिट फॉर द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, आगे लिख सकते हैं इसके। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूटेड। तो ये आपके फॉरवर्ड हो गया। परसिक्यूटेड मतलब होता है जात धर्म के द्वारा सताया जाना, तो यही वर्ड है कि लोअर कैस्ट की वजह से उसको ऐसा हो सकता है उसके साथ। दूसरा देखो वर्ड लिखा है प्रोसिक्यूटेड, इसका मतलब मुकदमा चलाना या किसी पे दोष मर के उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में जाना, तो उसका मतलब ये है, तो इसका कोई संबंध इससे नहीं हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीइंग अ चाइल्डलेस मदर, बीइंग अ चाइल्डलेस मदर, चाइल्डलेस मदर का मतलब वो होता है वो माँ जिसका कोई बच्चा ना हो, जिसके बेटे ना हो। बीइंग अ चाइल्डलेस मदर शी फेल्ट फॉर द ऑर्फन चाइल्ड। कहता है बीइंग अ चाइल्डलेस मदर शी फेल्ट सिंपैथी, एम्पैथी, टेलीपैथी, एपैथी फॉर द ऑर्फन चाइल्ड। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, चाइल्ड माने बच्चा, यानी अनाथ बच्चे के लिए पुत्रविहीन माँ ने क्या फील किया, सिंपैथी फील करेगी या एम्पैथी फील करेगी या टेलीपैथी फील करेगी या एपैथी फील करेगी। सेंटेंस की टोन तो आपको समझ में आ गई। एक ऐसी माँ है जिसका कोई बच्चा नहीं है और वो एक ऐसे बच्चे के लिए ये फील करने की बात उससे कराई जा रही है जो बच्चा अनाथ है, जिसके माँ बाप नहीं है। अब कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा, सिंपैथी, एम्पैथी, टेलीपैथी या फिर एपैथी। चलो पहले हम सिंपैथी के बारे में समझ लेते हैं। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। इसका मतलब क्या होता है, सहानुभूति होता है। इसका प्रयोग बहुत ही लाइट सेंस में किया जाता है। मान लीजिए आप कहीं से गुजर रहे हैं और किसी को आप तकलीफ में देखकर आपके अंदर दया आ जाती है, और दया आकर के थोड़ा बहुत आपने उसके लिए सहानुभूति व्यक्त कर दी, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथी बोलते हैं। ये ज़्यादा वेटेड वर्ड नहीं है, बहुत लाइट वर्ड है। कहीं पर कोई चीज़ को देख करके किसी के लिए अगर आपके मन में दया आ रही है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया सिंपैथी। अगला वर्ड क्या होता है, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, समानुभूति। इसका मतलब ये होता है व्हेन यू एज्यूम योरसेल्फ एट द प्लेस ऑफ दैट पर्सन to judge the suffer or to tolerate the suffer of that person when you are going to imagine that
जब आप किसी व्यक्ति के कष्टों को इमेजिन करके खुद को उसकी जगह पर मान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पैथी। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैथी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो बेघर, उसके माँ बाप नहीं है। माँ बाप ना होने का दर्द कौन जान सकता है? एक ऐसी माँ जान सकती है जिसका कोई बेटा ही ना हो, या कोई ऐसा ही जान पाएगा जो पहले से कष्टों को भोग चुका हो। उसके लिए हम एम्पैथी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एम्पैथी। इसको और हम क्लियर करें तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो गया और इस वजह से वो बहुत दुखी है, तो उसके दर्द को वही जान पाएगा जो व्यक्ति पहले से कोई एग्जाम में फेल हो चुका होगा। तो वो जब व्यक्ति कुछ उसके लिए संवेदनाएं व्यक्त करेगा, वो एम्पैथी कहलाती है। क्या कहलाती है? एम्पैथी। तो यहाँ पर एम्पैथी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, एम्पैथी। तो इसका देखो मतलब हो जाएगा, बीइंग अ चाइल्डलेस मदर शी फेल्ट एम्पैथी फॉर द ऑर्फन चाइल्ड। तो सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, जो जनरली सेंस में प्रयोग किया जाता है। जनरली आपको किसी देख करके दया जाती है इन कॉमन सेंस। व्हेन यू गेट some mercy for someone or something, then we use their sympathy, but you assume yourself at place of anyone else to tolerate, or you can say to feel the suffers or the woes of someone or something, that is called empathy। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब ये होता है। आगे अगर बढ़े, देखो अगला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीपैथी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीपैथी? टेली का मतलब होता है फॉर, टेली का मतलब डिस्टेंस से लिया गया है, और पैथी का मतलब तो हमदर्दी पता है आपको, ये रूट वर्ड इसमें है। जैसे टेलीफोन, टेली मतलब दूर से, फोन माने बोलना, तो टेलीफोन का काम क्या होता है? हम दूर से बात करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलीफोन। उसी प्रकार से टेलीपैथी बना हुआ है। टेली माने दूर से, पैथी माने हमदर्दी जताना। जो व्यक्ति दूर से हमदर्दी जताते हैं, आपको प्रॉब्लम हो गई, आपके पास नहीं आए और आपकी उन्होंने हेल्प नहीं की, बस दूर से आपको कॉल कर लिया, दूर से आपको ढडास बंधा दिया कि यार सब ठीक हो जाएगा, इट्स ऑल ओके। तो ऐसे जो कोई हमारे साथ कोई संवेदनाएं व्यक्त करता है, उसको हम बोलते हैं टेलीपैथी। उसको हम क्या बोलते हैं? टेलीपैथी बोलते हैं। क्लियर हो गया? टू शो द मर्सी फ्रॉम डिस्टेंस, नॉट इन कनेक्शन ऑफ समवन और समथिंग, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। उसको हम क्या बोलते हैं? टेलीपैथी बोलते हैं। लास्ट वर्ड देखो यहाँ हमारा बचा एपथी। क्या इसको बचा? अपाथी नहीं पढ़ेंगे, उसको एपथी पढ़ेंगे। एपथी वर्ड बचा, इसका मतलब होता है dislike, indifferent। when you get indifferent to something or someone, it's called apathy। इसको हम क्या बोलते हैं? एपथी बोलते हैं। क्लियर हो गया? सिंपैथी सहानुभूत, एम्पैथी समानुभूत, टेलीपैथी दूर से संवेदनाएं व्यक्त करना, एपथी डिसलाइक होना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 1 2 3 4 5 सेंटेंस को जाना, समझा। अब आगे जो सेंटेंस है वो हम पढ़ाते हैं। चलो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए। ही वॉज स्पेस विद टेरर। अब आपके लिए ऑप्शंस यहां पे हैं। पहला इसका ऑप्शन है शिवरिंग, SHIVERING, शिवरिंग। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है आपका ट्रेम्बलिंग, अगला वर्ड आपका है थ्रॉबिंग। चलिए तीन ही ऑप्शन देते हैं, चलो बताइए। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही वॉज विद टेरर। टेरर का मतलब होता है भय, आतंक। अब आप देखें यहाँ पर तीन वर्ड दिए हुए हैं। पहला शिवरिंग, दूसरा ट्रेम्बलिंग, तीसरा क्या है? थ्रॉबिंग। इन तीनों का मतलब होता है कांपना। इन दोनों का मतलब क्या होता है? कांपना होता है। तो सेंटेंस को आपने पढ़ लिया है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद में अब आपको बताइए इसमें से कौन सा वर्ड इंसर्ट किया जाएगा। सो गाइस कम ऑन, प्लीज टेल मी द आंसर। अब आप देखिए यहाँ पे कांपने की बात हो रही है। अब कांपना जो है अलग अलग सेंस में आता है। कोई तो ठंड से कांपने लगता है, किसी का पूरा शरीर नब्ज कांपती है, हार्ट कांपता है, बाकी इंसान नहीं कांपता। और कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जो है डर से कांपता है। तो कई सेंस में इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो उसी हिसाब से वर्ड भी लगाए जाते हैं। सेंटेंस को पढ़ें।
यहाँ पे व्यक्ति कांप रहा है किससे? टेरर से, मतलब फेयर, डर से कांप रहा है। डर से कांपने के लिए हमेशा ट्रेम्बल वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ट्रेम्बलिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद टेरर, वो डर से कांप रहा था। तो यहाँ पे ट्रेम्बलिंग वर्ड का प्रयोग किया जाता है जब डर से कांपा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेम्बल। ओके, अच्छा ये वर्ड देखो यहाँ पे शिवरिंग है, ये किसके लिए आता है? जाड़े से, ठंड से कांपना, दैट इज कॉल्ड शिवरिंग। इसका मतलब होता है शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग विद कोल्ड। इसका मतलब क्या बताया मैंने? ट्रेम्बलिंग विद फेयर, ठंड से कांपना शिवरिंग, डर से कांपना ट्रेम्बलिंग। थ्रॉबिंग का मतलब होता है हार्ट को कांपना, मतलब जो हमारा हार्ट बीट करता है, फास्ट बीटिंग ऑफ हार्ट, फास्ट बीटिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड थ्रॉबिंग। ठीक है, ये हार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, जब हमारा हार्ट काफ़ी तेजी से बीट करने लगता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? थ्रॉबिंग का प्रयोग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रेम्बलिंग, क्योंकि टेरर की बात हो रही जिसका संबंध डर से होता है, तो यहाँ पे ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फेयर हो जाएगा, या ट्रेम्बलिंग विद टेरर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। Her hair fascinated lookers. Blonde brunette, blonde brunette। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस को समझे क्या लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में ब्लैंक दिया, इसके लिए आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड, ब्रुनेट। यहाँ पे कौन सा वर्ड आप फिल करेंगे? चलो बताइए जल्दी से। सेंटेंस का मतलब समझी गए होंगे। हर हेयर फैसिनेटेड लुकर्स, उसके बाल हैं, अब बालों की क्वालिटी यहाँ दी हुई है, ब्लॉन्ड, ब्रुनेट। हेयर ने क्या किया? फैसिनेटेड लुकर्स, फैसिनेटेड मतलब होता है मनमुग्ध कर लेना, आकर्षित कर लेना, लुकर्स मतलब देखने वालों को, दर्शकों को। उसके बालों ने दर्शकों को मनमुग्ध कर लिया, तो उसके बाल कैसे होंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्वियस सी बात है, दर्शकों को मनमुग्ध किए हैं तो बाल इनके भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे 3 वर्ड दिए हुए हैं, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड। तो कौन सा वर्ड भरेंगे यहाँ पे? आपको डिसाइड करना है। इन तीनों का मतलब बता देता हूँ। इन तीनों का मतलब होता है डार्क ब्राउन। इन तीनों का मतलब क्या होता है? डार्क ब्राउन। तो ब्लॉन्ड का मतलब डार्क ब्राउन हेयर होता है, ब्लॉन्ड का मतलब भी डार्क ब्राउन हेयर होता है, ब्रुनेट का मतलब भी डार्क ब्राउन हेयर होता है। अब आपको बताइए, तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब सेम है, यहाँ पे कंफ्यूजन वर्ड्स में जाएगी। तीनों का मतलब सेम है, बट एक वर्ड यूज किया जाएगा। कौन सा वर्ड? अब आप बताएं। शुरू करें। एनी आइडिया? चलिए, इस ब्लॉन्ड का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है भूरे बाल। ये वर्ड हमारा फीमेल के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? फीमेल के लिए। इस ब्लॉन्ड का मतलब होता है भूरे बाल, डार्क ब्राउन हेयर। इसका प्रयोग हम मेल के लिए करते हैं। और ये जो हमारे ब्रुनेट होते हैं, ये जब हमारी ज़्यादा एज हो जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम मिच्योर हो जाते हैं, और यू कैन से व्हेन वी आर ग्रोन एट द लास्ट स्टेज ऑफ द एज, एंड इन दैट कंडीशन व्हेन एयर गेट्स ब्राउन, दैट इज कॉल्ड ब्रुनेट। तो वहाँ पे हम ब्रुनेट लगा देते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल वर्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जाएगा। ये हमारा क्या है? न्यूट्रल वर्ड है। दिस इज द न्यूट्रल वर्ड। तो ये वर्ड यहां पे यूज नहीं होगा। आपके लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड। अब इसमें से कौन सा वर्ड भरेंगे आप बताइए। सो गाइज, यहां पर देखिए हर की बात हो रही है।
हर मीन्स फीमेल की बात हो रही है, फीमेल के बालों की बात हो रही है, तो यहाँ पर फीमेल के लिए क्या मारेंगे आप, ब्लॉन्ड मारेंगे, तो यहाँ पे ब्लॉन्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर ब्लॉन्ड हेयर फैसिनेटेड लुकर्स, उसके ब्लॉन्ड हेयर ने मतलब डार्क ब्राउन उसके बालों ने क्या किया, मतलब देखने वालों को मनमुग्ध कर लिया। लुकर्स माने देखने वाले, फैसिनेट मतलब होता है आकर्षित कर लेना। तो क्लियर हो गया ना। तो इसका पूरा आंसर क्या हो गया, हर ब्लॉन्ड हेयर फैसिनेटेड लुकर्स। क्लियर है ना। मेल अगर होता यहाँ हिज होता तो यहाँ पे ये ब्लॉन्ड लगाया जाता। चलें, हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। इंडियन scientists were space for inventing the great मिसाइल। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंडियन साइंटिस्ट्स वर स्पेस फॉर इन्वेंटिंग द ग्रेट मिसाइल्स, यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों को एक महान मिसाइल को इन्वेंट करने के लिए किया गया। क्या किया गया, दो ऑप्शंस हैं, रिवॉर्डेड या फिर अवॉर्डेड या फिर कोस्टेड या फिर प्राइज्ड। ठीक है ना बेटा। यहां देखो चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। इंडियन साइंटिस्ट वर फॉर इन्वेंटिंग द ग्रेट मिसाइल्स, यानी भारतीय वैज्ञानिकों को कुछ भी कहेंगे, ये इनाम देना होता है, रिवॉर्ड, अवार्ड, कोस्टेड, कहीं ना कहीं एक इनाम देने से सम्मानित करने के लिए होता है। यानी कि भारतीय वैज्ञानिकों को किया गया फॉर इन्वेंटिंग द ग्रेट मिसाइल्स, ग्रेट मिसाइल्स को इन्वेंट करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को किया गया। क्या किया गया, रिवॉर्डेड किया गया, अवार्डेड किया गया, कोस्टेड किया गया, प्राइज्ड किया गया। अब आप डिसाइड करिए क्या किया गया होगा। अब आप देखें जरा इसके मतलब हम बात आपको समझा देते हैं। when any person is rewarded, when any person is honored or awarded for any noble cause, that is called award. okay, जब कोई व्यक्ति किसी नोबल वर्क के लिए काम करता है और उसके लिए उसको सम्मान किया जाता है या उस सम्मान के जो एक्स ग्रेटिया दिया जाता है उसको, उसी को हम बोलते हैं अवार्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, द अवार्ड। द एक्स ग्रेटिया वॉज गिवन फॉर द नोबल कॉज, दैट इज कॉल्ड अवार्ड। ओके, तो अवार्ड हमारा एक नोबल काज के लिए दिया जाता है। ये नोबल वर्क और कॉज, नोबल वर्क या कॉज के लिए दिया गया एक्स ग्रेटिया या उसके प्रोत्साहन के लिए दिया गया कोई गिफ्ट, दैट इज कॉल्ड अवार्डेड। क्या उसको बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए गाइस, इंडियन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत महान काम किया है। क्या काम किया है, उन्होंने ग्रेट मिसाइल को इन्वेंट किया है, उसका आविष्कार किया है। ठीक है ना। तो अब उसके लिए इतनी बड़ी बात है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, रिवॉर्ड तो किया नहीं जाएगा, उनको अवार्डेड किया जाएगा। तो इस वर्ड का प्रयोग हम करेंगे यहां पर, क्योंकि किसी मिसाइल को इन्वेंट करना एक नोबल वर्क हुआ, एक नोबल कार्य हुआ, इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, अवार्डेड। तो पूरा देखो आंसर क्या होगा, इंडियन साइंटिस्ट वर अवार्डेड, यानी भारतीय वैज्ञानिकों को अवार्डेड किया गया फॉर इन्वेंटिंग द ग्रेट मिसाइल्स, ग्रेट मिसाइल्स को इन्वेंट करने के लिए। इज इट ओके, आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे ये सेंस आएगा, ये वर्ड हमारा यहाँ पे भरा जाएगा। ओके, अब जो 3 वर्ड हमारे बच गए उनके बारे में समझ लेते हैं। ये रिवार्ड क्या होता है, रिवार्ड क्या होता है,
ये आपका फॉर सर्विस, ये ऐसे लिखें, फॉर गुड सर्विस और वर्क, ये अच्छे काम के लिए, अच्छे सर्विस के लिए जो हमारा इनाम या एक्स ग्रेटिया दिया जाता है उसको हम बोलते हैं रिवार्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? रिवार्ड बोलेंगे। बिल्कुल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिवार्ड। तो यहाँ पे क्योंकि ये किसी मिसाइल को इन्वेंट करना ये बहुत बड़ा काम हुआ, नोबल कार्य हुआ, ये कोई गुड सर्विस या गुड वर्क नहीं है, बहुत बड़ा वर्क है, इसीलिए अवार्ड आएगा। छोटे मोटे कामों के लिए कुछ आपको मिले, दैट इज कॉल्ड रिवार्ड। सपोज दैट if you have saved the life of a drowning child from the river, then in this condition you are rewarded by the any minister, by the any persons of your locality, of your village। ठीक है, किसी व्यक्ति आपके गांव का या लोकेलिटी का हो या कोई मिनिस्टर आपको जब कोई ऐसे छोटे मोटे कार्यों को जो कोई इनाम दे देता है, दैट इज कॉल्ड रिवार्ड। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई आपको इनाम मिलता है बहुत नोबल कार्य के लिए, दैट इज कॉल्ड अवार्ड। तो रिवार्ड अवार्ड में अंतर समझ में आ गया? यही अंतर है। चलो, कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट मतलब भी कीमत होता है, प्राइस का मतलब भी कीमत होता है। प्राइस वो होता है, कॉस्ट प्राइस वो होता है जो किसी प्रोडक्ट पे पहले से लिखा होता है, और कॉस्ट वो होता है जो आपको अदा करनी होती है। द पेमेंट दैट इज गिवन, और यू कैन से द प्राइस दैट इज गिवन टू द रिसेलर, दैट इज कॉल्ड कॉस्टेड। यानी कि जो कस्टमर के द्वारा पे को चुकाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। और जो पहले से ही प्रोडक्ट पर प्रिस्क्राइब्ड होता है अमाउंट, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। क्लियर है? तो दोनों मतलब समझ में आ गया। कॉस्ट वो होता है जो कस्टमर के द्वारा पे की जाती है, प्राइस वो होता है जो फिक्स प्राइस किसी प्रोडक्ट पे या बेचने वाले के द्वारा निर्धारित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस्ड। ठीक है, ये दो वर्ड हमारे हो गए। तो कॉस्ट इज पेड बाय द कस्टमर and price is that is printed on the product or it is prescribed by the sellers। क्लियर है? तो ये दोनों का मतलब ये हो गया। चलो, ये हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके दो सेंटेंस और पढ़ाएंगे भी। This is good space for the college building। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज गुड स्पेस फॉर द कॉलेज बिल्डिंग। क्या है? दिस इज गुड साइट, दिस इज गुड साइट, दिस इज गुड साइट, दिस इज गुड जोन। ये चार ऑप्शंस हैं, बताइए इसमें क्या भरेंगे आप? सेंटेंस का मतलब तो आपने जान ही लिया होगा। दिस इज गुड साइट, 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 जोन फॉर द कॉलेज बिल्डिंग, यानी ये कॉलेज बिल्डिंग के लिए अच्छा साइट है, साइट है, साइट है, साइट है। बताएं क्या भरेंगे इसमें? इसको आप जब ही फिल कर पाएंगे जब आपको इनका मतलब पता होगा। इसका मतलब आप जान लेते हैं तब फिल करते हैं। चलो देखते हैं। पहले तो वर्ड यहाँ पे लिखा है साइट। इस साइट का मतलब होता है टू से समथिंग। इसका मतलब होता है टू से समथिंग, कुछ कहना, दैट इज कॉल्ड साइट। तो यहां पर कॉलेज बिल्डिंग के लिए कोई का मतलब नहीं हुआ। इस साइट का मतलब होता है स्थान, प्लेस और एरिया, प्लेस और एरिया। ये एरिया के लिए, प्लेस के लिए आता है। इस साइट का मतलब विजन के लिए आता है, दृश्य के लिए आता है। और इसका मतलब होता है जोन, एक पर्टिकुलर छोटा, ये जो अ प्रिस्क्राइब्ड जोन फॉर समथिंग, अ प्रिस्क्राइब्ड प्लेस फॉर समथिंग, जो किसी चीज के लिए बिल्कुल प्रिस्क्राइब कर दिया हो, उसके लिए पहले से डिसाइड कर दिया हो ये स्थान इसके लिए है,
ऐसे स्थान को हम बोलते हैं जोन। तो यहाँ पे जोन बेटा नहीं आएगा कि पहले से प्रिस्क्राइब नहीं किया गया इसमें। यहाँ कह रहा है ये कॉलेज बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उस स्थान पे नहीं बना सकते बिल्डिंग जो पहले से किसी ना किसी के लिए प्रिस्क्राइब किया गया होगा, तो जोन हो गया, वो तो यहाँ पर आएगा नहीं। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, साइड साइड साइड। इस साइड का मतलब होता है टू से समथिंग, कुछ कहना, तो ये वर्ड यहाँ पर आएगा नहीं, ये तो ऑप्शन से बाहर है, ये 2 ऑप्शन से बाहर हैं। 2 ऑप्शंस बचे, साइड साइड। इस साइड का मतलब दृश्य हो गया, विजन हो गया, इसका मतलब प्लेस हो गया, एरिया। तो इस साइड का मतलब यहाँ पर एरिया का मतलब यहाँ हो जाएगा। तो दिस इज गुड साइट फॉर द कॉलेज बिल्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कॉलेज बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छा एरिया है, सबसे अच्छा स्थान है। तो यहाँ पे ये साइट आएगा। बाकी साइट माने कहना, साइट माने विजन, जोन माने प्रिस्क्राइब्ड एरिया फॉर समथिंग और प्ले, दैट इज कॉल्ड जोन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइट। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइट मीन्स कहना, साइट मीन प्लेस और एरिया, साइट मीन्स आपका विजन हो गया, इस जोन का मतलब प्रिस्क्राइब्ड प्लेस फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड जोन। क्लियर हो गया ना। ये 9 क्वेश्चन आपके हो गए। लास्ट वन, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा she has still money to spend। सेंटेंस की टोन से पहले से आपको मालूम हो गया होगा कि वर्ड कैसा आएगा। सी हैज स्टिल, अब भी उसके पास है, मनी पैसा, टू स्पेंड खर्च करने के लिए, अभी भी उसके पास पैसा खर्च करने के लिए है। यानी कि अब टोन क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वर्ड आएगा। इसके लिए ऑप्शन है, पहला इसका ऑप्शन होगा लग्जरियस, लग्जरियंट, ये दोनों ही हमारे एडजेक्टिव है बेटा। ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव हुआ, यानी किसी नाउन से पहले आएगा। और ये भी हमारा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, अर्थात किसी नाउन से पहले आएगा। और मनी हमारा क्या है, नाउन है। मनी हमारा क्या है, नाउन है। तो इस मनी से पहले लग्जरियस और लग्जरियंट दोनों आ सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे एडजेक्टिव हैं। लेकिन आपको वही यहाँ पर अब ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही सही माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वर्ड अब लाना होगा। तो सी हैज स्टिल, अब भी उसके पास है, लग्जरियस मनी टू स्पेंड या लग्जरियट मनी टू स्पेंड। अब इसके जरा बारे में जान लेते हैं क्या होता है। लग्जरियस का मतलब होता है फुल ऑफ कंफर्ट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, फुल ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट तो जब जो कोई चीज़ एक्स्ट्रा कंफर्ट होती है, फुल ऑफ कंफर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड लग्जरियस। तो यहाँ पे मनी को कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है। लग्जरियंट का मतलब होता है एम्पल, AMPLE, एम्पर, और यू कैन से कॉपियस, COPIOUS, कॉपियस, और यू कैन से प्लेथोरा, PLETHORA, प्लेथोरा। जब आपके पास एम्पल पर्याप्त मनी होता है, कॉपियस प्रचुर मात्रा में, प्लेथोरा प्रचुर मात्रा में, इनफ्लक्स प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी प्रचुर मात्रा में, जब कुछ ऐसी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लग्जरियंट। इसका मतलब क्या होता है, लग्जरियंट इसका मतलब हो जाता है। अर्थात आंसर आपको मालूम हो गया होगा, सी हैज स्टिल लग्जरियंट मनी, अभी भी उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, टू स्पेंड यानी खर्च करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लग्जरियंट। क्लियर है ना। तो दिस इज द वर्ड टू बी फुलफिल्ड हियर। ओके, सो गाइस, आपने देखा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड आई होप पहला वाला वीडियो भी आपने देख लिया होगा। दिस इज द सेकेंड वीडियो एंड दिस इज यू हैव टू वॉच इट एनी हाउ। और अभी भी इस चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ है, इस चैप्टर के लिए 2 वीडियो भी और अपलोड हमें करने हैं। ये सेकेंड वीडियो है, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे। जब आप चारों वीडियो को देख लेंगे उसके बाद में यू विल बी एक्सपर्ट ऑन कन्फ्यूजन वर्ड्स,
एंड होमोफोन्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, इसी के थर्ड पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।